नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट चल रही थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उस सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और उसका सेकंड टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका था और सेकंड टॉपिक में अपन ने पढ़ा था मार्केटिंग सेगमेंटेशन, और इसके साथ में ही अपन ने पढ़ा था मार्केटिंग सेगमेंटेशन के अलावा पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स। दोनों टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके थे। अपने अकॉर्डिंग 2 क्लासें हो चुकी है, वैसे तो 4 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं, पर अपने अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो 4 जो 2 क्लासें अपनी हुई है और 2 टॉपिक हो गए हैं। आज अपना थर्ड टॉपिक ये रहने वाला है। तो जो जो साथी एक बार जुड़ चुके हैं वो सभी साथी कमेंट करेंगे, और किस किस साथी ने पहले वाली तीनों क्लासें ले चुके हैं, पहले वाली दोनों क्लासें ले चुके हैं, वो भी कमेंट करके बताएंगे। और इसके साथ में आज का जो टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम क्या है कि सर उस टॉपिक का अपने नाम रहेगा, क्या रहेगा उस टॉपिक का अपने नाम रहेगा कि एक तो अपने को इसी में पढ़ना है मार्केटेड सरप्लस और मार्केटेबल सरप्लस, मतलब जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, तो एक तो प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में पढ़ना है, इसके साथ में मार्केट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और इसके साथ में सप्लाई और डिमांड के बारे में भी पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सप्लाई और डिमांड के बारे में भी पढ़ना है। तो वन बाय वन अपन सभी टॉपिकों के बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और आई होप आप सभी को दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे और नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। अब अपन ये जो टॉपिक है इसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, वो चाहे मार्केट के टाइप्स और प्रोड्यूसर सरप्लस हो। बहुत सारे साथी होते हैं ना, उनको जो डिमांड है, सप्लाई है और प्रोड्यूसर सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस है, मार्केटेड सरप्लस है, मार्केटेबल नहीं आता है, उनको आज ही इस क्लास में कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपने आता है कि अपने को पढ़ना है कृषि बाजार का वर्गीकरण, मतलब जो मार्केट है उन मार्केट का अपने को क्या देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है। तो सबसे पहले देखिएगा मार्केट का क्लासिफिकेशन है, और मार्केट के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले किसके आधार पर आते हैं कि सर एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्लासिफिकेशन है वेरियस पैरामीटर्स के आधार पर, जिसमें सबसे पहले आता है सबसे पहला होता है स्थानीय या लोकल मार्केट, जो कि एरिया के आधार पर है। किसके आधार पर है? एरिया के आधार पर है लोकल मार्केट। ठीक है, कौन सा आता है? लोकल मार्केट। लोकल मार्केट किसको बोलेंगे? जो अपने आसपास में उपस्थित हो, जो अपने आसपास में उपस्थित हो उसको लोकल मार्केट कहेंगे। और जिसमें ज्यादा वस्तुएं भी नहीं मिलती, अपनी आवश्यकताएं नॉर्मली पूरी हो सकती है, उसको अपन बोलते हैं इसे ग्राम बाजार, मतलब ये अपने गांवों में होते हैं ना, उसी प्रकार से होता है प्राथमिक बाजार या होट बाजार भी कहते हैं। और इसके साथ में ही इस तरह के बाजार क्रेता और विक्रेता अधिक दूरी तय नहीं करते हैं, वे उसी गांव या कस्बे के होते हैं। ठीक है, क्रेता भी उसी गांव के होते हैं, विक्रेता भी उसी गांव के होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि क्रेता बहुत दूर से आते हैं और विक्रेता बहुत दूर से आते हैं। उसी गांव के तो क्रेता होते हैं, उसी के विक्रेता होते हैं, और उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? उसको अपन कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कि सर लोकल मार्केट बोलते हैं, जिसमें दूध मिलता है, अंडा मिलता है। ये अपने कौन सा मार्केट हो जाएगा? लोकल मार्केट। तो सबसे पहला समझ में आया कि नहीं है कि लोकल मार्केट जिसमें क्रेता भी वहीं के होते हैं, विक्रेता भी वहीं के होते हैं, ग्रामीण इलाकों में ये बाजार होते हैं और इनको लोकल मार्केट कहते हैं। दूध अंडा वगैरह इनमें मिलता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्षेत्रीय बाजार आता है, रीजनल। जैसे कि अपन बात करते हैं कोई अपने, आप जिस गांव में रहते हो उस गांव के आसपास एक ऐसा बाजार होगा, बड़ा बाजार होगा, जिसमें सारे लोकल जो मार्केट है, लोकल मार्केट वाले जाते हैं वहां पर कुछ वस्तुएं लेने। ठीक है, वहां पर जो भी प्रोडक्ट्स है वो लेने जाते हैं। कोई भी शादी ब्याह होगा उसमें कपड़े लेने जाएंगे तो उस क्षेत्रीय बाजार में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस बाजार का क्षेत्र स्थानीय बाजारों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक विस्तृत होता है। इसमें क्रेता और विक्रेता नजदीकी गांवों और क्षेत्रों के उत्पादों का क्रय विक्रय करते हैं, मतलब नजदीकी आसपास के जितने भी गांव है उन गांवों के क्रेता और विक्रेता रहेंगे इन बाजारों में। इसके बाद में आता है
जैसे खाद्यान्न के बाजार एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें। तो ये अपने क्या आता है, रीजनल मार्केट आता है। इसके बाद में आता है नेशनल, मतलब इस बाजार का संचालन पूरे देश में होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेशनल मार्केट बोलते हैं। सबसे पहला कौन सा आया था कि सर, एक आया था लोकल मार्केट, दूसरा आया रीजनल, और अब आता है नेशनल मार्केट। कौन सा आता है कि सर, नेशनल मार्केट आता है, और इसमें क्रेता और विक्रेता देश के विभिन्न भागों के होते हैं। जैसे कि जयपुर की बात करें, ठीक है, जयपुर एक बड़ा मार्केट है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, क्रेता और विक्रेता जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, और राष्ट्रीय बाजार में उन उत्पादों की विपणन प्रक्रिया होती है जिन्हें अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कि चाय हो गया, कॉफी हो गया, जूट हो गया। तो ये क्या होते हैं, नेशनल मार्केट होते हैं। कौन से होते हैं, नेशनल मार्केट होते हैं। इसके बाद में आते हैं भाई साहब इंटरनेशनल, मतलब उसमें विभिन्न देशों के भी शामिल होते हैं। इन बाजारों में वस्तुएं दुनिया के सभी देशों में बेची जाती है। क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं, विभिन्न देशों के होते हैं, और इन बाजारों में उन्हीं वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है जो कि लंबी अवधि तक, उससे भी, नेशनल से भी लंबी अवधि तक खराब नहीं होती है, उनका किया जाता है। जैसे कि चीनी हुई, मशीनें हुई, सोना हुआ। तो सबसे पहले लोकल मार्केट हुआ, सबसे पहले लोकल मार्केट हुआ, और लोकल मार्केट में क्या होता है कि सर, लोकल मार्केट में होता है दूध, अंडे बिकते हैं, उसी क्षेत्र के तो क्या होते हैं, खरीदार होते हैं, और उसी के बेचने वाले होते हैं। फिर आता है रीजनल, रीजनल में एक क्षेत्रीय होता है, उसमें आसपास के गांवों के आते हैं। फिर आता है नेशनल, नेशनल में क्या होते हैं, नेशनल उससे बड़ा होता है, और उसमें लंबी अवधि वाली जो खराब ना होने वाली है वो लेते हैं। और फिर आता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में और भी लंबी अवधि तक जो खराब नहीं होती है वो आती है, इसको इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं। तो चार प्रकार के मार्केट आ गए। सबसे पहला रीजन, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। तो याद होना चाहिए, कोई मेरे हिसाब से सस्पेंस नहीं है इनों में। और इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट एरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ मार्केट एरिया। मार्केट एरिया के आधार पर क्या आते हैं, मार्केट के क्लासिफिकेशन आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है विलेज मार्केट। मतलब ये एक छोटे गांव का समूह होता है, और गांव में होता है। ये इस बाजार का कार्य क्षेत्र छोटे गांव या गांव के समूहों तक सीमित होता है, और क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं, गांव के ही होते हैं। तो इसको कहते हैं विलेज मार्केट। ये मार्केट एरिया के आधार पर है। इसके बाद में आता है प्राथमिक थोक बाजार। क्या आता है, प्राथमिक थोक बाजार या होलसेल मार्केट। इसमें क्या होता है, ये होलसेल मतलब ये बड़ी मात्रा में ही तो वस्तुओं को खरीदेंगे और बड़ी मात्रा में ही बेचेंगे, मतलब प्राइमरी होलसेल मार्केट है। मतलब आपने देखा होगा जहां पर एक एक दो दो वस्तुएं नहीं बेची जाती है, वहां पर बल्क मात्रा में ही तो बेचेंगे और बल्क मात्रा में ही खरीदेंगे। तो देखिएगा, ये बाजार बड़े शहरों या तहसील मुख्यालयों में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, और इस प्रकार के बाजार उत्पादों के उत्पादन स्थलों के आसपास के कस्बों में लगते हैं। और इसके साथ में किसान अपने उत्पादों को बेचने के लिए प्राथमिक थोक बाजार में लेकर आते हैं, मतलब प्राइमरी जो होलसेल मार्केट होता है ना, वहां पर लेकर आते हैं। फिर आता है माध्यमिक या सेकेंडरी होलसेल मार्केट, मतलब ये बाजार जिला मुख्यालयों में स्थित होते हैं, और मुख्य कृषि उत्पादों जैसे कि चावल, दलहन, तिल, मिर्च आदि का क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो इन बाजारों में जो क्रय विक्रय है वो मुख्य रूप से ग्रामीण जो व्यापारी होते हैं, जो लोकल ट्रेडर होते हैं, और जो थोक व्यापारी होते हैं, उन दोनों के बीच में क्या होता है, क्रय विक्रय होता है, बेचने और खरीदने का काम होता है। और खुदरा व्यापारी, खुदरा व्यापारी का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास में कोई शॉप होगी, आपके पास में कोई दुकान है, तो वो दुकान वाले इनसे लेकर आएंगे। होलसेल जो आते हैं, होलसेलर आते हैं, उन होलसेलर से प्रोडक्ट लेकर आते हैं। फिर रिटेलर डायरेक्ट किसको बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है। अपन किसी भी दुकान से अपन एक एक दो दो प्रोडक्ट लेकर आते हैं ना, वो क्या होते हैं, रिटेलर होते हैं। वो रिटेलर कहाँ से लेकर आते हैं, वो होलसेलर से लेकर आते हैं। तो रिटेलर इन्हीं बाजारों से उत्पाद खरीदकर अपने क्षेत्रों में क्या करते हैं, विक्रय करते हैं। इसके बाद में आता है टर्मिनल मार्केट। कौन सा आता है कि सर, टर्मिनल मार्केट आता है जो कि बड़े शहरों के मध्य होता है। बड़े शहरों में क्या होता है, ये स्थित होता है। तो ये बाजार बड़े शहरों में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, और इन बाजारों में उत्पाद का अंतिम उपभोक्ता कंज्यूमर के लिए विक्रय किया जाता है।
क्या किया जाता है? विक्रय किया जाता है। मतलब इनमें क्या करते हैं, इन बाजारों में उत्पाद का अंतिम उपभोक्ता के लिए क्या किया जाता है? विक्रय किया जाता है। इसके साथ में ही इस तरह के बाजारों में उत्पाद पुनः बाजारीकरण नहीं होता, उत्पाद का दोबारा से मार्केट में नहीं बेचा जाता है, यानी उत्पाद उसी रूप में पुनः बाजार में नहीं आता है, बस ओनली एक बार आएगा। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट में क्या होता है, ये होलसेलर से तो खरीदता है, मतलब जो बड़ी मात्रा में बेचता है उससे तो खरीदता है, ये खुद क्या करता है, छोटी छोटी मात्रा में देता है, डायरेक्ट उपभोक्ताओं को देता है। तो देखिएगा इन बाजारों में छोटे दुकानदार या विक्रेता होते हैं, और इसके साथ में ही अपन बात करें तो ये जो व्यापारी है ये माध्यमिक थोक बाजार वाले से क्या करते हैं, खरीद कर लाते हैं और फिर बेचते हैं। फिर आते हैं सी बोर्ड मार्केट, जो कि कहां पर स्थित होते हैं, वो बंदरगाह के समीप होते हैं। कहां पर होते हैं? बंदरगाह के समीप स्थित होते हैं। ये बाजार मुख्य रूप से बंदरगाहों के पास में स्थित होते हैं, और वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इसमें क्या होता है बेटा? वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इसके साथ में इंपोर्ट, मतलब आयात निर्यात होता है। और इसके साथ में जैसे कि मुंबई में मार्केट स्थित है, चेन्नई बंदरगाह में स्थित है, तो ये क्या होते हैं, ये बाजार कहीं कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कार्य करते हैं, और इनको सी बोर्ड मार्केट कहा जाता है। इसके बाद में आता है समय के आधार पर बाजार का क्या होता है, वर्गीकरण होता है। समय के आधार पर भी बाजार को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है शॉर्ट पीरियड मार्केट। मतलब ये क्या होते हैं, ये बाजार उन उत्पादों के लिए होते हैं वो जल्दी खराब होते हैं, जल्दी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे कि सब्जी हो गई, ठीक है, सब्जी हो गई, फूल हो गए, और मछली बाजार हो गया। तो देखिएगा यह बाजार उन उत्पादों के लिए होता है जो कि जल्दी से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तभी तो शॉर्ट पीरियड का होगा। मतलब छोटे से समय में क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, इसलिए छोटे समय के लिए ये क्या लगते हैं, मार्केट लगते हैं। इसके बाद में यहाँ उत्पाद की आपूर्ति क्या होती है, स्थिर होती है। उत्पाद की जो भी अपने प्रोडक्ट है, जो भी अपने प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की सप्लाई क्या होती है बेटा, उस प्रोडक्ट की सप्लाई क्या होती है कि सर कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। और इसके साथ में ही अपन बात करें, इस प्रकार के बाजार में उत्पाद की कीमत पर आपूर्ति की तुलना में मांग का अधिक प्रभाव होता है। मतलब इसमें क्या होता है, आपूर्ति की तुलना में मांग का सर्वाधिक प्रभाव होता है। कि सर कैसे होता है? जैसे कि अपन ने सब्जी का मार्केट लगाया भाई साहब, अब सब्जी का मार्केट लगा दिया, या फूल ले आए बहुत सारे, अब फूल ले आए और उनमें बिक ही नहीं रही है, डिमांड नहीं है, तो वो खराब हो जाएंगे, जल्दी से क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार से अपन चलते हैं, नेक्स्ट आता है दीर्घकालीन मार्केट। मतलब ये लंबे समय के लिए होते हैं, और जल्दी से इनमें प्रोडक्ट क्या नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं। जैसे कि अपन बात करें, खाद्यान्न बाजार हो जाएंगे, और इसके साथ में ही तिलहन बाजार हो जाएंगे। आपको पता है लंबे समय तक खाद्यान्न फसलें और तिलहन फसलें क्या नहीं होती है, खराब नहीं होती है। इसके बाद में अपने आता है सुदीर्घकालीन। कौन सा आता है? सुदीर्घकालीन आता है सेकुलर मार्केट। मतलब ये तो बहुत लंबे समय तक भी क्या नहीं होती है, खराब नहीं होती है। तो देखिएगा इस प्रकार के बाजारों में उत्पादों का व्यापार होता है, बहुत लंबे समय तक क्या नहीं होती है, खराब नहीं होते हैं प्रोडक्ट। तो देखिएगा इसमें बात करते हैं, इन बाजारों को स्थायी या परमानेंट बाजार भी कहा जाता है। और इन बाजारों में गोदाम और प्रसंस्करण की सुविधाएं अत्यधिक विकसित होती है। मतलब इनमें अच्छे अच्छे गोदाम बने हुए थे ताकि लंबे समय तक प्रोडक्ट खराब ना हो, और प्रोसेसिंग की भी सुविधाएं होती है कि कोई प्रोडक्ट अपने को लगे कि ये जल्दी खराब हो सकता है, तो उसकी प्रोसेसिंग भी करें दी जाती है। इसके बाद में है, इस प्रकार के बाजारों में उत्पाद की जो कीमत है, इस पर दीर्घकालीन बाजार की तुलना में आपूर्ति का प्रभाव अधिक होता है। आपूर्ति का प्रभाव क्या होता है, सप्लाई का प्रभाव अधिक होता है। इसके साथ में जैसे कि कोई मशीनरी प्रभाव हो गई, मशीन जल्दी से खराब नहीं होती है। औद्योगिक उत्पादों का बाजार हो गया, ये क्या होते हैं, सेकुलर मार्केट होते हैं। इनको परमानेंट मार्केट भी कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आता है उत्पादों की क्रय विक्रय की मात्रा के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण।
मतलब वो क्रय कितनी मात्रा में, वो कितनी मात्रा में खरीदते हैं और कितनी मात्रा में वो विक्रय करते हैं, उसके आधार पर। जैसे कि मैंने बताया था, एक होता है होलसेल मार्केट, एक होता है रिटेलर मार्केट। होलसेल मार्केट में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में ही खरीदते हैं, ज्यादा मात्रा में ही बेचते हैं। फिर आता है रिटेलर, बड़ी मात्रा में खरीदेगा, छोटी छोटी मात्रा में बेचेगा। देखिएगा यहाँ पर आता है होलसेल मार्केट। इस तरह के बाजारों में वस्तु का बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, क्रय विक्रय, मतलब खरीदेगा भी बड़ी मात्रा में और बेचेगा भी बड़ी मात्रा में। तो इसको होलसेल मार्केट कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है बेटा, थोक बाजार या होलसेल मार्केट कहा जाता है। जैसे कि अपने आसपास दुकान वाले हैं, वो दुकान वाले बड़े मार्केट से क्या लेकर आते हैं, बड़ी मात्रा में वस्तुएं लेकर आते हैं और बड़ी मात्रा में बेचते हैं। तो वो सॉरी छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में बेचते हैं और बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, वो वाले नहीं है। यहाँ पर तो रिटेलर आएंगे, अपनी जो आसपास वाली दुकानों वाले हैं, तो ये तो बड़ी मात्रा में ही तो खरीदते हैं, बड़ी मात्रा में ही बेचते हैं। इनको होलसेल मार्केट कहा जाता है। व्यापारियों के मध्य लेन देन होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, होलसेल मार्केट कहते हैं। जैसे कि मंडी हो गई, अनाज बाजार हो गया, वो बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, बड़ी मात्रा में बेचते हैं। इसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है रिटेल मार्केट। कौन सा आता है, रिटेल। रिटेल होता है जो अपने आसपास में दुकानें होती है ना बेटा, अपने आसपास में जो दुकानें होती है, जहां से अपन साबुन ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी कुछ ले आए, तो उनको अपन क्या कहते हैं, रिटेल मार्केट कहते हैं। मतलब ये बड़ी मात्रा में खरीदेंगे, ये होलसेलर से खरीदेंगे और बेचेंगे अपने को, उपभोक्ताओं को। तो देखिएगा, इनमें उत्पाद का क्रय विक्रय कम मात्रा में खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के बीच में होता है, कम मात्रा में होता है खुदरा विक्रेता, और इसके साथ में किसके मध्य होता है, किस कंज्यूमर के मध्य होता है। मतलब कंज्यूमर किससे खरीदेगा, रिटेलर से खरीदेगा। रिटेलर किससे खरीदेगा, कि सर रिटेलर खरीदेगा होलसेलर से। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ग्राहक अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग इन बाजारों से क्या करते हैं, उत्पाद खरीदते हैं। जैसे कि सब्जी बाजार हो गया, किराना की दुकान हो गई, तो ये क्या आते हैं, रिटेल मार्केट आते हैं। फिर होते हैं अन्य प्रकार के। अन्य प्रकारों में सबसे पहले आता है मुद्रा बाजार, क्या आते हैं, कैपिटल मार्केट। क्या आते हैं, कैपिटल मार्केट। आपको पता है कैपिटल मार्केट किसको बोलते हैं, जैसे कि आपने गूगल के शेयर खरीदे, आपने सुजुकी के शेयर खरीदे, आपने किसी अन्य कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो बेटा वो जो शेयर खरीदते हो ना, उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। इन बाजारों में उत्पादों की बजाय, मतलब इसमें उत्पाद नहीं खरीदते अपन, उत्पाद नहीं खरीदते अपन, पूंजी खरीद लेते हैं अपन, किसी में शेयर खरीद लिया, ठीक है। तो मुद्रा के बजाय क्या होता है, इसमें शेयर और इस सॉरी प्रोडक्ट के बजाय शेयर, ब्रांड आदि का क्रय विक्रय किया जाता है। इसको अपन कैपिटल मार्केट कहते हैं। ये बाजार निवेश और वित्तीय लेन देन से संबंधित होते हैं, जैसे कि शेयर बाजार हो गया और प्रतिभूति बाजार हो गया। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, उत्पादों के बाजार। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है और परचेज किया जाता है। प्रोडक्ट को सेल किया जाता है और प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को ही परचेज किया जाता है, सेल किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, उत्पादों के बाजार बोलते हैं। एक ऊपर अपन ने भी बात की, जो ऊपर वाला कौन सा था, मतलब उसमें अपन प्रोडक्ट का नहीं करते, उसमें शेयर खरीदते हैं, कैपिटल खरीदते हैं, मुद्रा खरीदते हैं, तो वो अपने क्या हो जाएगा, कैपिटल मार्केट। इसमें प्रोडक्ट का किया जाता है, प्रोडक्ट को बेचा और खरीदा जाता है, तो ये प्रोडक्ट मार्केट या कमोडिटी मार्केट होता है। इन बाजारों में कृषि क्षेत्रों से जुड़े कच्चे माल और निर्मित उत्पादों का क्रय विक्रय किया जाता है। इसके साथ में यह बाजार किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। किस किस के लिए, कि सर बाजार किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और इसके साथ में उपभोक्ताओं के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर, जैसे कि कृषि के उत्पाद अपने को खरीदने हैं, बेचने हैं। इसके साथ में मसालों का, इनमें तो शेयर नहीं खरीद सकते, नहीं बेच सकते, तो ये क्या होते हैं, कमोडिटी मार्केट होते हैं। इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब अपन क्या देते हैं, कब देते हैं, उसके आधार पर क्या होता है, मार्केट अलग अलग भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। अलग अलग भागों में क्या होता है, विभाजित होता है कि अपन क्या बेच रहे हैं, अपन क्या बेच रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है केस मार्केट या स्पॉट मार्केट। जैसे कि आप मेरे से कुछ खरीद रहे हो, जैसे कि आप मेरे से क्लासेस ले रहे हो, इसके साथ में आप मेरे पास में गेहूं है और गेहूं आप खरीद रहे हो, तो गेहूं खरीद रहे हो तो आप मेरे को तुरंत क्या दोगे, कैश रुपए दोगे, एक दिन बाद में दोगे, पर क्या दोगे, तुरंत पैसे दोगे।
ठीक है, एक दिन मान सकते हैं, एक दिन लेट दे दोगे, पर आप तुरंत उसको क्या बोलते हैं, कैश ही बोलते हैं कि कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट, मतलब इस तरह के बाजार वस्तुओं का क्रय विक्रय हाथों हाथ होता है। मतलब भाई साहब इधर से वस्तु ली, इधर से पैसे दे दिए। इसके साथ में ही खरीदार और विक्रेता के मध्य तत्काल भुगतान होता है, तुरंत होता है, और तुरंत उत्पाद का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे कि स्थानीय सब्जी बाजार और किराना की दुकान, वहां पर अपन पैसे देते हैं, अपने को अगला क्या देता है कि सर वहां पर अपने को अगला क्या दे देगा, सामान दे देगा। इसके बाद में आता है वायदा बाजार या फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं, वायदा बाजार या फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं कि सर फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं, या इसको अपन वायदा बाजार कहते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार के बाजारों में किसी वस्तु की बिक्री या खरीद वर्तमान में तय होती है, लेकिन आदान प्रदान भविष्य में होती है। जैसे कि अपन बात करें कि कृषि का वायदा बाजार क्या होता है, वो मैं आपको समझाता हूं। अभी ये मेरे पास में गेहूं का खेत है और मेरे पास में एक कंपनी आती है कि आपको ये बीज लगाना है या फिर ये फसल लगानी है, या हमने ये फसल देख ली, अब इसमें जो भी प्रोडक्शन होगा उसको 5,000 रुपए क्विंटल में हम ले लेंगे। इसको 5,000, वहां पर आगे भविष्य में चाहे 10,000 रुपए क्विंटल हो, 5,000 हो, 2,000 हो, 3,000 हो, पर हम 5,000 रुपए क्विंटल में आपसे ले लेंगे। मतलब पहले ही डिसाइड कर दिया कि इस फसल को इस भाव में ले लेंगे। इसको बोलते हैं वायदा बाजार। भाई साहब वादा कर दिया पहले। फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं कि इस प्रकार के बाजारों में किसी वस्तु की बिक्री और खरीद वर्तमान समय में तय हो जाती है, वर्तमान समय में तय हो जाती है और भविष्य में ये चीज होगी। लेकिन आदान प्रदान क्या होता है, भविष्य में होता है। मतलब पैसे भी भविष्य में देंगे और वो प्रोडक्ट भी अपने को भविष्य में देगा, पर तय कब हो जाता है, पहले ही हो जाता है। वही सगाई वाला माहौल है कि अपन पहले क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं कि हम हमारी जो बच्ची है आपको देंगे और इसके बाद में भविष्य में देंगे। कब देंगे बेटा, भविष्य में देंगे। तो वो सारी कार्य कब होता है कि भविष्य में होता है और तय पहले हो जाता है। तो वैसा ही है कि तय पहले कर देते हैं और भविष्य में ये चीज होती है। तो देखिएगा हेजिंग भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, हेजिंग भी कहते हैं, जो बाजार जोखिम को कम करने का एक प्रकार का क्या है, तरीका है। मार्केट रिस्क, जैसे कि मैं अभी गेहूं का प्रोडक्शन कर रहा हूं, मेरे को लगे क्या पता प्रोडक्शन होगा नहीं होगा, भाव क्या होगा, तो उस कंडीशन में मेरे को पहले ही कोई आकर बोल दे कि भाव हो या नहीं हो, 5,000 रुपए क्विंटल में आपको देने वाला हूं, तो उस टाइम क्या होती है, रिस्क कम हो जाती है। इसके साथ में ही जैसे कृषि का वायदा बाजार हो गया, कमोडिटी एक्सचेंज बाजार हो गया, तो ये अपने क्या होते हैं, ये अपने कहीं ना कहीं लेन देन के आधार पर होते हैं। फिर आता है नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण का मतलब होता है, एक तो रेगुलेटेड होता है, जैसे कि कोई मंडियां होती है, सरकारी मंडियां होती है, वो कहीं ना कहीं क्या होती है बेटा, रेगुलेटेड होती है। रेगुलेटेड का मतलब क्या है कि सर वो नियंत्रित रहती है। तो देखिएगा ये वे बाजार है जो कि कृषि उपज मंडी या किसी अन्य सरकारी निकाय के द्वारा क्या किए जाते हैं, नियंत्रित होते हैं। मतलब इसमें भाई साहब रूल्स रेगुलेशन चलते हैं। रूल्स रेगुलेशन के तहत कोई मार्केट आता है तो उसको रेगुलेटेड मार्केट कहा जाता है। ऐसे बाजारों में पारदर्शिता होती है, किसानों को उनकी फसलों के उचित मूल्य मिलते हैं। जैसे कि सरकारी कृषि मंडी हो गई, अनाज मंडी हो गई, तो ये रेगुलेटेड होते हैं। इसके बाद में अपने आती है अनरेगुलेटेड। भाई साहब इसमें खुद का होता है, जैसे बाजार का खुला बाजार हो गया, असंगठित व्यापार हो गया, इसमें किसी प्रकार की बिना किसी सरकारी निगरानी नियमों के यह बाजार चलता है, इसको अनरेगुलेटेड मार्केट भी कहा जाता है। तो ये किसके आधार पर होता है, ये रेगुलेशन के आधार पर होता है। इसके बाद में आता है ऑन द बेसिस ऑफ विजन। मतलब एक होता है ब्लैक मार्केट, इनविजिबल मार्केट, मतलब काला बाजार जिसको अपन कहते हैं। मतलब भाई साहब इसकी जो बिक्री है वो सीधी सामने नहीं की जाती है, इसको छिपे हुए गोदामों में रखा जाता है। देखिएगा इस बाजार में वस्तुएं खुले रूप से प्रदर्शित नहीं की जाती है, बल्कि उनको कहां पर रखा जाता है कि सर गोदामों में रखा जाता है। और कैसे रखा जाता है कि सर छुपा कर गोदामों में रख देते हैं। इसको अपन किसको कहते हैं, ब्लैक मार्केट कहते हैं। खरीदार वस्तुओं को सीधे नहीं देख सकता है। आमतौर पर इन बाजारों में वस्तुओं की काला बाजारी होती है, जिससे कीमतें अनियंत्रित रूप से क्या होती है, बढ़ती है। और इसके साथ में जैसे कि पेट्रोल डीजल की क्या हो गई, जमाखोरी हो गई, आवश्यक वस्तुओं की अवैध बिक्री हो गई, तो ये अपने क्या होता है, ब्लैक मार्केट होता है। इसके बाद में आता है ओपन मार्केट, विजिबल मार्केट। मतलब इसमें वस्तुएं खुली होती है और खरीदार और विक्रेता के मध्य क्या होती है, लेन देन होती है, और
वस्तुओं की के जो मूल्य हैं वो मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होते हैं कि मांग क्या है और पूर्ति कितनी हो रही है, उसके आधार पर क्या होता है, कहीं ना कहीं ये मूल्य तय होता है। जैसे हाट बाजार हो गया और सब्जी मंडी हो गई और किराना बाजार हो गया, तो ये क्या होते हैं, ओपन मार्केट होते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज। नंबर ऑफ कमोडिटीज का मतलब होता है, एक तो जनरल मार्केट होता है जिसमें सभी प्रकार की वस्तुएं होती है, एक जनरल कमोडिटीज होती है जिसमें सभी प्रकार की क्या होगी, सभी प्रकार की कमोडिटीज मिलेगी, मतलब सभी प्रकार की वस्तुएं मिलेगी, सभी प्रकार की वस्तुएं मिलेगी। उसको अपन क्या कहते हैं, साधारण बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साधारण बाजार कहा जाता है। क्या कहते हैं कि सर साधारण बाजार कहते हैं, जैसे कि इसमें सभी प्रकार की वस्तुएं खरीदी जाती है और बिक्री की जाती है, जैसे कि खाद्यान्न बाजार हो गए और कपड़ा बाजार हो गया। इसके बाद में आता है विशिष्ट बाजार या स्पेशलाइज्ड मार्केट है, मतलब इसमें क्या होता है, इन बाजारों में केवल एक विशेष प्रकार की वस्तुओं का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, जैसे कि सब्जी मंडी हो गई, सूती बाजार हो गया और इसके साथ में जूट का बाजार हो गया। मतलब इसमें क्या होते हैं, विशेष प्रकार की वस्तुओं का क्रय करते हैं और विशेष प्रकार की वस्तुओं का ही विक्रय किया जाता है, मतलब खरीदा और बेचा जाता है, वो विशेष प्रकार की होती है, सभी प्रकार की नहीं होती है। तो ये अपने क्या हो जाएगी, स्पेशलाइज्ड मार्केट हो जाएगा। इसके बाद में आता है कृषि बाजार की विशेषताएं क्या है, मतलब जो एग्रीकल्चर का अपना मार्केट है, एग्रीकल्चर का जो मार्केट है उस मार्केट की क्या विशेषताएं हैं, कृषि बाजार की विशेषताएं क्या है, तो देखिएगा उपलब्धता, मतलब क्या होनी चाहिए, विशेषताएं क्या होनी चाहिए एग्रीकल्चर के मार्केट की, कि ये विशेषताएं होनी चाहिए। प्रेजेंट में क्या स्थिति है वो नहीं देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए। बाजार में उपभोक्ताओं की आवश्यक सभी वस्तुएं, अगर कोई बाजार है तो भाई साहब उस बाजार में अपने जो उपभोक्ता है वो जाएंगे, वहां पर जाए भाई साहब चीनी लेने के लिए, चीनी तो अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसा किस काम का मार्केट है, तो मार्केट में सभी आवश्यक जो आवश्यक सभी वस्तुएं हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। फिर आती है विविधता। विविधता का मतलब है कि बाजार में अलग अलग आय वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की विभिन्न श्रेणियां होनी चाहिए। अगर कोई मार्केट है तो उसमें छोटे बच्चों का भी होना चाहिए, बड़ों का भी होना चाहिए, बूढ़ों का भी होना चाहिए, ताकि कोई सामान लेना जाए तो वहां पर मिल सके। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों का यहाँ पर इस गांव में मिलेगा, बड़ों का वहां पर, बूढ़ों का वहां पर, ऐसा नहीं होना चाहिए, श्रेणियों में डिवाइड होना चाहिए, वो एक ही मार्केट है। और इसके बाद में आता है हानिकारक वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, मतलब बाजार में ऐसी वस्तुएं नहीं बिकनी चाहिए जो कि उपभोक्ताओं के लिए क्या हो, हानिकारक हो, कहीं ना कहीं हार्मफुल हो, तो ऐसी वस्तुएं नहीं बिकनी चाहिए। इसके साथ में आती है सूचना प्रणाली, जैसे कि उत्पादों की कोई भी गुणवत्ता है, कोई भी विशेषता है और इसके साथ में मूल्य है, इन सभी की जानकारी भी उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए, किसमें, मार्केट में। तो ये क्या है, मार्केट की विशेषता होनी चाहिए कि सूचना होनी चाहिए, गुणवत्ता की, विशेषता की, मूल्य की और उपयोग संबंधी जानकारी भी होनी चाहिए। इसके बाद में आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है कि भाई साहब कोई क्रेता खरीदे या नहीं करे, कोई विक्रेता करे बेचे या नहीं बेचे, मतलब ये उसके पास में स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो खुला होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्रेता और विक्रेता पर किसी प्रकार का कोई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, वही मार्केट बेस्ट रहता है। इसके बाद में अपने आता है कि उचित मूल्य उपलब्धता, मतलब बाजार ऐसा होना चाहिए जिसमें उचित मूल्य पर अपनी सभी वस्तुएं मिल सके। तो देखिएगा बाजार में उत्पादों की उचित कीमत क्या होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए और यह सभी के लिए समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस जाति के लिए, जाटों के लिए कम भाव है, यादव के लिए ज्यादा है, इसके साथ में गुर्जर के लिए मीडियम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सभी के लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। फिर आता है खुदरा और थोक बिक्री की सुविधा, मतलब बाजार में केवल थोक व्यापार ही नहीं बल्कि खुदरा भी होना चाहिए, जैसे कि ऐसा मार्केट हो जहां पर उसको बल्क मात्रा में, अब ऐसा मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को एक कट्टा चीनी का चाहिए ही नहीं, और वहां पर बोले कि आपको ये पूरा ही लेकर जाना, 50 किलो केजी ही लेकर जानी है, इसके अलावा है ही नहीं, खुली तो आपको मिलेगी नहीं, अलग से आपको मिलेगी नहीं, तो ऐसा मार्केट भी नहीं होना चाहिए।
इसके बाद में आता है अधिकांश जो उपभोक्ता है वो अपनी सीमित आय के कारणों के कारण उत्पादों को कम मात्रा में बार बार खरीदते हैं, इसलिए जो है खुदरा मार्केट क्या होना चाहिए, होना चाहिए। इसके बाद में आता है अनावश्यक कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए, मतलब उत्पाद के बिक्री में या वितरण में किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं आनी चाहिए, मतलब बाजार क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, नीट ऑन क्लीन होना चाहिए कि अच्छे से बिक्री हो और अच्छे से खरीद सके। इसके बाद में आता है कृषकों को आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब कोई भी किसान है तो बाजार को न केवल उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना चाहिए बल्कि किसानों की अपेक्षाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये अपने क्या है, कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर और आगे आता है डिमांड। भाई साहब अब भी अपन ने जो पढ़ा वो पढ़ा कि मार्केट कैसा होना चाहिए, तो ये तो जनरल एक चीजें थी और फिर भी अपन ने ये सारी चीजें बता दी है, तो इन सभी को क्या करना है, साथ के साथ में नोट डाउन करना है। अब जो टॉपिक आएगा ना अपना, अब वो टॉपिक है डिमांड और इसके साथ में किसका आता है, सप्लाई का आता है। इन दोनों के बारे में आप समझेंगे और इसके साथ में ही 1 मिनट का आप सभी के लिए ब्रेक है। देखिएगा अब अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे है मांग और इसके साथ में आपूर्ति, मतलब डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड देखिएगा, डिमांड क्या होती है, जैसे कि आपको 5 किलोग्राम शुगर चाहिए, 5 किलोग्राम शुगर चाहिए, तो ये आपकी डिमांड है या सप्लाई है, ये आपकी डिमांड है या सप्लाई है, कमेंट करके बताइए। और मेरे को 10 किलोग्राम शुगर बेचनी है, आपको तो रिक्वायरमेंट है, मेरे को बेचना है, ठीक है। तो मैं तो क्या करूंगा, सप्लाई करूंगा और आप क्या करोगे, खरीदोगे। आप उपभोक्ता हुए और मैं क्या हुआ, कहीं ना कहीं बेचने वाला हुआ, विक्रेता हुआ। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, मांग क्या होती है, मांग एक प्रभावी इच्छा होती है, और अर्थात कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा तभी व्यक्त करता है जब वह खरीदने के लिए इच्छुक और क्या हो, सक्षम हो। तो ये अपने क्या होती है, डिमांड होती है। डेफिनेशन और आप देखना चाहते हो तो देखिएगा, मांग का अर्थ होता है वस्तु की विभिन्न मात्राएं और इसके साथ में ही जो कि किसी दिए गए बाजार में विभिन्न कीमतों पर हो, ठीक है। तो ये अपनी क्या होती है, कहीं ना कहीं डिमांड होती है, मांग होती है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि डिमांड क्या होती है। डिमांड कहीं ना कहीं होती है अपनी इच्छा होती है, अपन उसको सक्षम होते हैं उसके लिए, और अपने को कहीं ना कहीं क्या होती है, अपने को एक निश्चित मात्रा वस्तुओं की चाहिए होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। इसके बाद में एक आता है आपूर्ति। आपूर्ति जो है उस मात्रा को दर्शाएगा जिससे उत्पादक किसी निश्चित मूल्य पर क्या करता है, सेल आउट करता है, क्या करता है, निश्चित अवधि पर, निश्चित मूल्य पर क्या करता है, निश्चित समय में क्या करता है, वो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को प्रस्तुत करते हैं, भाई साहब ये ले सकते हो। जैसे कि आपको 5 किलोग्राम चीनी की जरूरत थी, मेरे पास में 10 किलोग्राम थी, मैं आपको रख दूं कि भाई साहब आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो आप उसको लोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, आप ले रहे हो मतलब आप अपनी डिमांड पूरी कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में भी था, तो इनका डेफिनेशन मात्र काफी है। अब इसके बाद में मेन अपने पॉइंट आता है बेटा, और वो पॉइंट है प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या आता है, एक प्रोड्यूसर सरप्लस आता है, दिख तो रहा है ना अच्छे से, प्रोड्यूसर सरप्लस, उत्पादक अधिशेष बोलते हैं। एक आता है कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, देखना ध्यान से दोनों। अभी मैं हूं, ठीक है, आप अपने ऊपर लेकर देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा होगा तो इसका मैं कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। और इसके बाद में अपन बात करते हैं सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है कि जैसे कि ये कोई आपके पास में जैसे कि 5 किलोग्राम चीनी है,
5 किलोग्राम चीनी है। भाई साहब आप तैयार थे, आप 5 किलोग्राम चीनी मेरे पास में लेने आए थे, आप तैयार थे कि सर 40 रुपए किलो में मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा, कि सर 40 किलोग्राम में मिल जाए तो मजा आ जाएगा। 40 40 80 80 40 कितने हो जाएंगे, 80 और 40 कितने हो जाएंगे कि सर 120 हो जाएंगे, 120 और 80 कितने हो जाएंगे कि सर 200 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 200 में आपको क्या मिल जाएगी, चीनी मिल जाएगी कि सर हमारे को 200 में मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा। इसके साथ में ही मैं 5 किलोग्राम अब आपको दे देता हूँ। भाई साहब मैं 5 किलोग्राम चीनी देता हूँ आपको 35 रुपए में देता हूँ। कितने में देता हूँ कि सर 35 रुपए में आपने दे दी, मतलब हमारे को 175 में दे दी, 175 रुपए में दे दी। और हमारे पास में भाई साहब क्या बच गए, 25 रुपए बच गए। सर कितने बच गए, 25 रुपए बच गए। तो ये क्या होता है, ये कंज्यूमर सरप्लस होता है, उपभोक्ता अधिशेष होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपभोक्ता अधिशेष। मतलब आप जिस रेट पर खरीदना चाह रहे थे, आप जिस रेट पर खरीदना चाह रहे थे और आपने जो खरीदा उसका जो अंतर होता है ना, वो कंज्यूमर सरप्लस होता है, वो उपभोक्ता अधिशेष होता है। आप जिस रेट पर खरीदना चाह रहे थे, आपको जिस पर मिला उसका जो अंतर होता है वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो भाई साहब कंज्यूमर सरप्लस समझ में आ गया। अब आता है प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसान है, एक किसान है और वो किसान कौन है कि सर मैं हूं, आप नहीं, मैं हूं। अब मैं किसान हूं और मैं क्या करता हूं, मैं मेरे खेत है कितना है, 50 बीघा है, 50 बीघा है और 50 बीघा में मैंने 500 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन कर लिया, 500 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन कर लिया। और भाई साहब 500 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन करने के बाद में मेरे पास में कितना बचता है कि 200 तो लागत आ गई, 200 क्विंटल तो लागत आ गई, जो कि मैं मेरे पशुओं के लिए भी रखूंगा, लागत भी आ गई, मेरे खाने के लिए भी रखूंगा, तो 200 क्विंटल तो रखूंगा। और फिर बचता है मेरे पास में 300 क्विंटल। कितना बचता है, 300 क्विंटल बचता है। मतलब 200 क्विंटल तो मैंने क्या कर दिया बेटा, 200 क्विंटल तो मैंने मेरी जो लेबर लगी, मेरे जो बीज लगा और इसके साथ में मेरी जो भी कॉस्ट लगी है उस कॉस्ट में मैंने कट कर दिया। ठीक है कि 200 क्विंटल तो मेरे लागत आ गई, 200 क्विंटल के जितने भी रुपए होते हैं, रुपए मान लो या 200 क्विंटल मान लो, जैसे कि मेरे पास में कोई लेबर आई तो उसको मैं पैसे न देकर मैं उसको गेहूं दे देता हूँ कि तू तेरा जाने, तू तेरे रखे, कुछ भी करे। पशुओं के लिए मैंने रख लिया, मेरे लिए मैंने रख लिया और इसके साथ में सारी जितनी भी आवश्यकताएं थी वो पूरी कर ली और जितनी कॉस्ट लगी थी वो भी मैंने अलग कर ली। अब उसके बाद में मेरे पास में बचता है कि सर 300 क्विंटल बचता है। तो ये 300 क्विंटल होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, उत्पादक अधिशेष होता है। क्या होता है, उत्पादक अधिशेष होता है। बेटा लिख लेना, ऐसे के ऐसे ही लिख लेना अभी, ठीक है। वहां पर मैं रटाऊंगा नहीं, वहां पर ओनली समझाऊंगा मैं कि हाँ ये चीज हो गई है, ठीक है, जो मैंने बताई वो चीज हो गई है। तो ये लिख लेना एग्जाम्पल साथ के साथ में। अब ये उत्पादक अधिशेष कितना हुआ कि सर 300 क्विंटल हो गया। कितना हो गया, 300 क्विंटल हो गया कि अपने को 500 क्विंटल का प्रोडक्शन प्राप्त हुआ। 500 के प्रोडक्शन में अपना 200 यूज आ गया और कॉस्ट वगैरह में कट गया। अब 300 बच रहा है, 300 प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। अब प्रोड्यूसर सरप्लस भी दो प्रकार का होता है, एक मार्केटेबल सरप्लस होता है, मार्केटेबल सरप्लस होता है, मार्केटेबल सरप्लस होता है और इसके साथ में एक होता है मार्केटेड सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस। अब ध्यान से समझ लेना, इस चीज को ध्यान से समझ लेना। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है कि मार्केट में बेचने योग्य, मार्केट में बेचने योग्य। भाई साहब 500 क्विंटल था, मैंने मेरे पशुओं को भी दे दिया, मेरी कॉस्ट लगने वाली थी मेरे श्रमिकों को और सबको दे दिया, सबको काट कटवा के, और मेरे पास में मार्केट में बेचने के लिए 300 क्विंटल बचता है। तो 300 क्विंटल क्या होता है, मार्केटेबल मतलब बेचने योग्य, विकृत करने योग्य, मतलब बेचने योग्य 300 क्विंटल बचता है। इसके साथ में मैं मार्केट में बेच दिया भाई साहब 100 क्विंटल मैंने बेच दिया, 100 क्विंटल मैंने बेच दिया और मैंने 200 रख लिया, 200 आगे बेचूंगा, 200 आगे बेचूंगा। तो दो
बेच दिया मैंने, मार्केट में बेच दिया, वो मार्केटेड सरप्लस होता है। कि मार्केट में मैंने बेच दिया, उसको मैं क्या कहूंगा, उसको मार्केटेड सरप्लस कहूंगा। क्या कहूंगा बेटा, मार्केटेड सरप्लस कहूंगा। इसको अगर बाद में आप 200 और बेच रहे हो तो बाद में होगा ये मार्केटेड पूरा मिलाकर। पहले तो जो आपने बेच दिया, जैसे कि 10 क्विंटल आपके पास में गंवार था, गंवार में से 5 आपने बेच दिया, तो 5 क्विंटल मार्केटेड सरप्लस हो गया। 6 क्विंटल बेच दिया, 6 क्विंटल क्या हो गया, मार्केटेड सरप्लस हो गया। स्क्रीनशॉट तो नहीं आएगा, पर आप इसका क्या कर लेना, एक बार नोट डाउन कर लेना पॉज करके। अब इसके बाद में मैं समझाता हूँ सारी चीजें। देखिएगा, उत्पादक अधिशेष जो होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस जो होता है, अन्य क्षेत्रों के विपरीत किसानों के द्वारा अपने खेत में उत्पन्न हर वस्तु को उपभोक्ताओं को नहीं बेचा जाता। मतलब हर वस्तु को तो नहीं बेचता है वो उपभोक्ताओं को। अधिकांश कृषि उत्पादों में विपणन की गई मात्रा और उत्पादित की गई मात्रा अलग अलग होती है। कि विपणन की गई, जैसे उत्पादन तो 500 क्विंटल की है और उसमें बेच कितने रहे हैं, मार्केटिंग कितने की कर रहे हैं, 300 क्विंटल कर रहे हैं। तो अधिकांश कृषि उत्पादों में ज्यादातर में अपन क्या करते हैं, ये वाली चीज करते हैं, पूरा जितना हुआ उतना तो नहीं बेचते हैं। तो ये वाली चीजें होती है। किसान अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद में उपज बेचता है। मैंने कहा कि पहले वो खुद के लिए रखेगा, खुद के पशुओं के लिए रखेगा, श्रमिकों के लिए रखेगा, वो आवश्यकताएं पूरी करने के बाद में उपज को बेचता है। कि सर बिल्कुल बेचता है। इसके बाद में किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादक अधिशेष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसा प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा उसका सरप्लस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अर्थव्यवस्था में क्या करेगा, भूमिका निभाएगा। तो देखिएगा, यह वह मात्रा होती है जो वास्तव में देश की गैर उत्पादक आबादी के लिए उपलब्ध कराई जाती है। मतलब अपन बात करें कि जैसे कि 500 क्विंटल है, 500 क्विंटल है, अब 500 क्विंटल में से 200 क्विंटल मैंने कर लिया और 300 क्विंटल बच रहा है। अब जो गैर उत्पादन, मतलब आप उत्पादन नहीं कर रहे हो तो मैं आपको दे रहा हूं। अगर मैं ऐसा करूं कि 500 क्विंटल थी, 500 क्विंटल मैंने कंज्यूम कर ली, दूसरे मेरे साथी थे उन्होंने भी यही किया, भाई साहब आपके पास में कैसे आएगा, फिर आपके पास में तो आएगा ही नहीं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है गैर आबादी को लेबल करवाने के लिए। कैसे कि मैंने मेरा कंज्यूम कर लिया, 300 बच रहा है, 300 बाकी के यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में आता है विपणन की दृष्टि से देखें तो जो उत्पादक अधिशेष होता है कुल उत्पादन से अधिक महत्वपूर्ण होता है, टोटल से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कैसे होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर सरप्लस को ही तो अपन ने जो है जो गैर उत्पादन वाले हैं उनको बेचेंगे, तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं कुल उत्पादन से महत्व होता है। और बाजार और विपणन सुविधाओं के लिए अधिशेष मात्रा पर क्या करता है, निर्भर करता है। और कृषि उत्पादन की वृद्धि कृषि विकास की गति क्या करती है, निर्धारित करती है। विपणन योग्य मतलब मार्केटेबल सरप्लस, अभी आगे बात करेंगे। मार्केटेबल सरप्लस की वृद्धि आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब कि बाजार में कितना बेचना है। बाजार में 500 क्विंटल में से अपने को 400 बेच दी, भाई साहब अधिक लाभ हो गया। 500 में 300 ही बचा बेचने के लिए, तो कम लाभ हुआ। 200 ही बची तो अपने और भी कम हुआ। इस प्रकार से कहीं ना कहीं विपणन योग्य सरप्लस या मार्केटेबल सरप्लस की वृद्धि विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है उत्पादक अधिशेष के प्रकार। तो उत्पादक अधिशेष क्या होता है, वह मात्रा जिसे किसान गैर आबादी वाले क्षेत्र को उपलब्ध करा सकता है। गैर आबादी वाले क्षेत्र को मतलब अपने पास में प्रोडक्शन था, अपन ने रख लिया और फिर बाकी का जो बचा वो क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। मतलब जिसको गैर कृषि आबादी मतलब जो कृषि नहीं कर रहे उनको अपन उपलब्ध कराते हैं, वो क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक मार्केटेबल सरप्लस होता है, देख लेना यहाँ पर। इसमें क्या आता है, टोटल प्राइस में से, टोटल प्राइस में से क्या कर देते हैं, टोटल में से कि सर तो सॉरी टोटल प्रोडक्शन में से क्या घटा देते हैं, कुल आवश्यकताएं और इसके साथ में ही जो भी अपने कॉस्ट वगैरह लगे वो घटा देते हैं। तो देखिएगा, यह वह अधिशेष मात्रा है जो किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बेचने के लिए होता है। मतलब पूरी आवश्यकताएं पूरी कर ली, भाई साहब खाने के लिए रख लिया, पशुओं के लिए रख लिया, श्रमिकों के लिए रख लिया, और फिर जो बचाना है भाई साहब वो मार्केटेबल सरप्लस होता है। मतलब मार्केट में इसको बेचना है, जैसे कि फैमिली कंजप्शन के लिए, अगले सीड के लिए, केटल अपने पशुओं को खिलाने के लिए, पेमेंट लेबर को देने के लिए, और इसके साथ में सोशल रिलीजियस
जो नीड्स होती है उनके लिए, सबके लिए रख लिया। तो यदि किसी वस्तु का उत्पादन अधिक होगा तो विपणन योग्य अधिशेष भी क्या होगा, अधिक होगा। तो याद रखना कि अगर प्रोडक्शन अधिक होगा तो पीएस प्रोड्यूसर सरप्लस भी, सॉरी मार्केटेबल सरप्लस भी क्या होगा, अधिक होगा। इसके साथ में किसान की आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ में विपणन जो अधिशेष है वो कम हो जाता है। मतलब जैसे किसान की आवश्यकता बढ़ गई, भाई साहब 500 में पहले तो 300 क्विंटल, अब क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा तो 350 क्विंटल, 150 क्विंटल ही तो बचेगा बेचने के लिए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे वो क्या होती है, बढ़ती है किसान की आवश्यकता, तो जो अपने मार्केटेबल सरप्लस है वो कम होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आपसे भी रिलेट करके इसको आसानी से आप बात कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। इसके बाद में आता है मार्केटेड सरप्लस है। यह वह अधिशेष की मात्रा है जो किसान वास्तव में बाजार में बेचता है, वास्तव में बाजार में बेचता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं मार्केटेड सरप्लस। यह विपणन योग्य अधिशेष के बराबर या कम या अधिक भी हो सकती है। मतलब मार्केटेबल सरप्लस जो है, मार्केटेबल सरप्लस के बराबर हो सकती है, कम भी हो सकती है और इसके साथ में अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो अपन इसी प्रकार से अपन आगे की ओर बात करते हैं। बाजार में जो बेचते हैं ना वही है मार्केटेड सरप्लस। तो देखिएगा ये रिलेशन अपने को क्या क्या बताता है, जब जो किसान की वास्तविक आवश्यकताओं की तुलना में कम मात्रा में फसल अपने परिवार, अब की सर ये आपने बोला, ये आपने अभी बोला, एक लाइन बोली सर वो हमारे को समझ में नहीं आया कि सर अधिक कैसे बेच देगा। मतलब मार्केटेड सरप्लस, बेचने वाला मार्केटेबल, कि सर बेचने के लिए योग्य है ही नहीं तो कैसे कर लेगा। जैसे 500 क्विंटल मेरे पास में थी भाई साहब, अब 500 में से मैंने 300 क्विंटल क्या कर दी, 300 क्विंटल रख ली और 200 क्विंटल मेरे क्या आ गई, काम में आ गई। 300 क्विंटल मेरे को बेचनी है, अब 300 क्विंटल बेचनी है, मैं इसमें से 50 क्विंटल और ले लिया कि पशुओं के लिए और बाद में मेरे लिए, मैं बाद में और खरीद लूंगा, अभी मेरे को पैसों की नीड है और मैं इसको बेचूंगा, तब क्या हो जाता है, अधिक भी हो जाता है भाई साहब, अधिक भी हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब रिलेशनशिप देखते हैं तो देखिएगा मार्केटेड सरप्लस कब ज्यादा होता है, मार्केटेबल सरप्लस से। मार्केटेड सरप्लस मतलब बेच देते हैं ज्यादा, कब बेचते हैं, अभी मैंने बताया था कि जब किसान अपनी वास्तविक आवश्यकताओं की तुलना में कम मात्रा में फसल अपने परिवार और खेत के लिए रखता है। मतलब कम रखी कि बाद में मैं खरीद लूंगा, अभी तो मेरे को बेचना है, अभी मेरे को पैसों की नीड है। तो इसमें क्या होता है, मार्केटेड सरप्लस ज्यादा हो जाता है मार्केटेबल सरप्लस से। इसके बाद में आता है तो विक्रय अधिशेष, जो मार्केटेड सरप्लस है वो मार्केटेबल सरप्लस से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। मतलब बेच ज्यादा देते हैं, बेचने योग्य जितना था ना उससे भी ज्यादा बेच देते हैं। इसके बाद में ये छोटे और जो सीमांत किसान है ना वो ज्यादा करते हैं अपने आर्थिक तंगी को पूर्ण करने के लिए। इसके बाद में क्योंकि उनको नकदी की क्या होती है, ज्यादा आवश्यकता होती है, इसको कहीं ना कहीं जबरन बिक्री भी कहते हैं, फोर्स्ड सेल भी कहते हैं। भाई साहब सेल तो नहीं करना था इतना पर फिर भी कर दिया, आवश्यकताएं थी उनमें से भी कर दिया कि बाद में और खरीद लेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे पुनः खरीदने के लिए वो क्या होता है, मजबूर होता है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं मार्केटेड सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस। मतलब मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, ज्यादा होता है जब किसी किसान विपणन योग्य अधिशेष की तुलना में अतिरिक्त उपज पास में रखता है। मतलब जैसे मार्केटेड मतलब बेचता कम है, पास में ज्यादा रखता है कि बाद में बेच दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो विक्रय अधिशेष मार्केटेड सरप्लस है, जो मार्केटेबल सरप्लस है क्या होता है, कम होता है। ये किस स्थिति में करते हैं, देखिएगा जब बड़े किसान होते हैं और उनके पास में अच्छा भंडारण होता है तो वो भविष्य में अच्छी कीमत का सोचकर क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। और इसके साथ में ही कुछ किसान अपनी उपज को अगले उत्पादन सीजन तक संचित रखते हैं कि अगले सीजन में बेचेंगे, ऐसा आपके भी होता होगा घर पर। इसके बाद में अपने आता है मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस के बराबर होता है। मतलब जितना मार्केटेबल था उतना बेच दिया, तो ये कंडीशन क्या आती है, बराबर में आती है। तो ये अपने क्या हो जाता है, ये टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ में अगर आपको पूछ लेना बेटा इकोनॉमिक सरप्लस, तो इकोनॉमिक सरप्लस क्या आ जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो जाएगा कि इकोनॉमिक सरप्लस आ जाएगा। तो इकोनॉमिक सरप्लस पूछे तो उस कंडीशन में भी आपको बताना है कि क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। कंप्लीट सरप्लस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसको रटने बैठोगे कि कौन सा ज्यादा होता है कौन सा, अरे कंडीशन याद करो ना
कि जब किसान को जरूरत नहीं है कि इतनी है कि जितना हुआ उसको बेचना है, तब बराबर वाली आ जाएगी। अगर उसको लगता है कि अभी पैसों की तंगी है तो वैसा मार्केटेड सरप्लस ज्यादा हो जाएगा। मार्केटेबल कब ज्यादा होगा? बड़े किसान है, अच्छे से अच्छी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बड़े किसान है, उस कंडीशन में क्या होता है कि सिर्फ बड़े किसान होंगे तो उस कंडीशन में उसको जरूरत ही नहीं है बेचने की, वो रख लेगा। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आता है, इसमें क्या होता है, दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और मैंने आपको बता दिया था कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं और आगे आते हैं डिटर्मिनेट्स के, डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड, मतलब मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, निर्धारित करने वाले, ये पूछा जाता है, ये अलग से टॉपिक है। ये अलग से टॉपिक है कि मांग को निर्धारित करने वाले कौन कौन से हैं। मांग कब निर्धारित होगी, जैसे मांग को निर्धारित करते हैं, जैसे कि मांग कितनी होगी, इसको प्रभावित करने वाले कारक भी बोल सकते हैं कि मांग कब प्रभावित होती है। जैसे कि आप सेट लेने जाते हो, आप वहां पर जाओगे और वहां पर आपको 5,000 रुपए इसकी कॉस्ट बताता है, 2,600 रुपए बताता है, 2,400 रुपए, आप बोलोगे कि नहीं मेरे को नहीं लेना है। और वहां पर आपको बोले कि 300 रुपए की 2 शर्ट मिल जाएगी, 500 रुपए की 2 मिल जाएगी, 1,000 की 3 मिल जाएगी, तो आप क्या करोगे, आसानी से खरीद लोगे। ठीक है, मतलब मांग क्या होती है, मांग भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है पैसों से। तो देखिएगा प्रोडक्ट की कॉस्ट पर प्रभावित होती है, मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के अनुसार उत्पाद की मांग में भी परिवर्तन होता है। अगर मांग इसकी प्राइस कम होगी तो मांग कहीं ना कहीं बढ़ने लगती है। इसके बाद में आती है इनकम ऑफ कंज्यूमर, जैसे कि इनकम की बात करें, अभी अपने को बोले कि आप ये जो 2,600 रुपए की शर्ट है वो आपको खरीदनी है, तो आप नहीं खरीदोगे, हम नहीं खरीदेंगे। जब अपने पास में पैसे बहुत सारे आ रहे हैं तो उस कंडीशन में 2,600 की आ रही है, अरे बेटा दे दे, 2 दे दे, कितनी दे दे, 2 दे दे। तो ये अपने कहीं ना कहीं क्या होता है, ये इनकम ऑफ कंज्यूमर पर भी डिपेंड होती है मांग। और इसके बाद में आता है कॉस्ट ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इसके पूरक की बात करते हैं। जैसे कि अपन बात करें, जैसे कि अपन ये जो है सेट 2,600 रुपए की बता रहा है और बढ़िया टी शर्ट है और हाँ बाजू वाली है, वो अपन लेना चाहते हैं। तो बढ़िया टी शर्ट अगर आ रही है तो अपन टी शर्ट खरीद लेंगे, बुशर्ट नहीं खरीदेंगे, टी शर्ट खरीद लेंगे। चाय महंगी हो गई तो कॉफी खरीद लेंगे। तो इस प्रकार से जो पूरक वस्तुएं होती है ना, वो भी मांग को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कारों की मांग क्या हो जाती है, घट जाती है, ये भी कंप्लीमेंट्री है कहीं ना कहीं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, मतलब यदि उपभोक्ताओं को लगता है कि पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो भाई साहब पहले दिन ही पेट्रोल भरवा लेते हैं गाड़ियों में, तो कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन भी प्रभावित होता है। इसके साथ में ही आता है बायर्स इन मार्केट, अगर कहीं ना कहीं खरीदने वाले ज्यादा हो मार्केट में तो क्या होती है, मांग प्रभावित होती है, खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होगी। जैसे एक तो मैं कहीं पर जाकर कोई प्रोडक्ट की मांग कर रहा हूँ, एक बहुत सारे मेरे साथी और भी है, तो एक वो सभी मांग करेंगे तो डिमांड ज्यादा होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई के भी क्या होते हैं, निर्धारक होते हैं, जिसमें अपने सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या आता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब इसमें क्या होती है, जो आपूर्ति है वो किससे प्रभावित होती है, वो प्राइस से क्या होती है, प्रभावित होती है। देखिएगा यह आपूर्ति को क्या करती है, काफी हद तक क्या करती है, प्रभावित करती है। आपूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत उसके आपूर्ति के बीच में सकारात्मक है, जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति बढ़ेगी। जैसे कि अपन बात करें, गेहूं आपके पास में पड़ा है भाई साहब, अब गेहूं के 5,000 थे, 5,000 भाव था, अब 7,000 हुआ, तो भाई साहब धीरे धीरे किसान अपने घरों से निकलेंगे और जाएंगे किधर, मार्केट की ओर, और सप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी, जैसे जैसे कीमत घटेगी वैसे वैसे सप्लाई घटेगी, क्योंकि अपन करना ही नहीं चाहेंगे सप्लाई। इसके बाद में आता है नेक्स्ट आता है प्राइस रिलेटेड गुड्स, मतलब जो रिलेटेड गुड्स होती है उनकी वस्तुओं पर भी क्या होता है, प्रभावित होता है, क्योंकि प्राइस प्रभावित होती है तो कहीं ना कहीं सप्लाई भी प्रभावित होगी, रिलेटेड गुड्स अभी मैंने एग्जांपल बता दिया था। इसके बाद में जैसे कि गेहूं और चावल है, गेहूं का ज्यादा है तो भाई साहब गेहूं का ज्यादा भाव है तो किसकी डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड चावल की होगी, तो भाई साहब सप्लाई भी किसकी होगी, चावल की होगी।
इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आता है प्राइस फैक्टर्स प्रोडक्शन, मतलब कच्चे माल की कीमत क्या है, पूंजी पर किराया क्या है, मशीनरी की लागत क्या है, वेतन की मजदूरी क्या है, इसके साथ में ही परिवहन की लागत क्या है। ये भी कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रभावित करती है किसको, सप्लाई को प्रभावित करती है। एक्सपेक्टेशन, मतलब यदि भविष्य में कीमतों के बढ़ने की उम्मीद करते हैं कोई भी कंज्यूमर, तो वर्तमान में आपूर्ति कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी मांग ही नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी, तो ये भी क्या होती है, प्रभावित करती है। टेक्नोलॉजी, तकनीकी उन्नति उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करती है, तो जिससे उत्पादन क्या हो जाता है, उत्पादन की लागत क्या हो जाती है, घट जाती है टेक्नोलॉजी यूज करने से, और उत्पादन की लागत घटेगी तो कहीं ना कहीं आपूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद में आता है टैक्सेशन, और इसके साथ में कर, जब टैक्स और ये चीजें कम होती है तो सप्लाई बढ़ती है, और जब ये चीजें बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आपूर्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। इसके बाद में अपने आती है नेक्स्ट नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब जब सेलर्स का मतलब है बेचने वाले ज्यादा है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कि सर जो कुल सप्लाई है वो तो बढ़ेगी, कुल सप्लाई है वो तो क्या होगी, वो तो बढ़ेगी, पर विक्रेताओं की संख्या जब घटती है, विक्रेताओं की संख्या, बेचने वाले कम है तो वहां पर क्या होगी, वहां पर सप्लाई घटेगी, और जहां पर बेचने वाले की संख्या ज्यादा है तो वहां पर क्या होती है, आपूर्ति बढ़ती है। इसके साथ में अदर फैक्टर्स की बात करें तो सरकारी नीतियां आ जाती है, और सरकार की बाजार की संरचना आ जाती है। फिर आता है भाई साहब मार्केटेबल सरप्लस को प्रभावित करने वाले कौन से हैं, मतलब जैसे कि 500 बोरी थी, 500 क्विंटल थी, और 500 क्विंटल में से 300 क्विंटल ही अपन ने बेचने योग्य रखा, 300 क्विंटल ही अपन ने बेचने योग्य रखा। 300 ही क्यों रखा, 300 ही क्यों रखा, 400 क्यों नहीं रखा, कौन कौन से कार्य का प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले तो अगर ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन 600 होता तब अपनी 400 हो जाती, 700 होता 500 हो जाती, तो कहीं ना कहीं एक तो प्रोडक्शन का लेवल प्रभावित करता है। एक फैमिली की रिक्वायरमेंट, एक परिवार है जिसको 5 क्विंटल चाहिए, एक उसको 20 क्विंटल चाहिए, तो वो भी क्या करता है, प्रभावित करता है मार्केटेबल सरप्लस को। इसके बाद में आता है फार्म यूजेज, मतलब अपने फार्म पर एक फार्म ऐसा है, केटल्स एक ही है, एक फार्म ऐसा है 5 है, तो 5 के लिए ज्यादा चाहिए या एक के लिए ज्यादा चाहिए, कि सर 5 के लिए ज्यादा चाहिए, तो वो चीज भी प्रभावित करती है। प्रोडक्ट की प्राइस है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस कहीं ना कहीं ज्यादा है तो मार्केटेबल सरप्लस ज्यादा हो जाएगा, और प्रोडक्ट की कम है तो मार्केटेबल सरप्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके साथ में गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज आती है जो भी क्या करती है, जैसे एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये भी क्या करती है, कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती है मार्केटेबल सरप्लस को, कि अगर एमएसपी अधिक होगी तो कहीं ना कहीं ज्यादा बेचेंगे, ठीक है, कि नहीं अब की बार कम खाना है, पशुओं के लिए कम रखना है, अब की बार बेचना ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक था, बहुत ही इजी टॉपिक था, और इसके साथ में एक टॉपिक नहीं, अपन ने 3-4 टॉपिक पढ़े हैं इसमें, और तीनों चारों टॉपिक छोटे छोटे थे और कंप्लीट होते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, क्लास को दोबारा से देख लेना, यहाँ पर मैंने वेल एक्सप्लेनेशन किया है, अच्छे से आपको समझा है, साथ के साथ में नोट्स बनाते रहना, कुछ भी डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।